की क्रियाएं अब पढ़ते हैं, है ना। चित्त में चिंतन और चित्रण दोनों है। ये वो जगह है जहाँ पर प्रत्यावर्तन के लिए स्वीकृति या इच्छाएं बनती हैं। चित्त मतलब इच्छा, है ना। आशा विचार इच्छा मिला करके विचार आयाम होता है ना। ये तीनों एक साथ ही अभिव्यक्त सम्मिलित अभिव्यक्ति है ना। तो इच्छा का निर्धारण हुए बगैर आवश्यकताओं का निर्धारण होता नहीं। यानी न्याय को समझे बगैर मानव परंपरा में आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं है। हम जो ये सोच लेते हैं ना कि हम पहचान गए हैं कि हमको बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, पर जरूरत क्या है, कितनी है और क्यों है, इसको भी पहचानना जरूरी है ना। तो इच्छा जब तक न्याय धर्म सत्य में जीने की नहीं है, तब तक आपके भोगों में संयमता नहीं है। और भोगों में संयमता नहीं है तो मानव जाति में इच्छाओं का निर्धारण नहीं। मानव जाति में इच्छाओं के निर्धारण के साथ ही जो है मानव परंपरा बनेगी। 2-4 लोगों में निर्धारित हो गया उससे काम होने वाला नहीं है। इसलिए परंपरा की बात हो रही है, इसलिए शिक्षा के मानवीकरण और लोक शिक्षा की बात हो रही है, जो और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में उसके प्रमाण की बात हो। तो जो शिक्षा का मानवीकरण हो चाहे लोक शिक्षा हो, किस मानसिकता को स्थापित करना है? न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा। इससे कम में आवश्यकताएं मानव में निर्धारित नहीं होगी। तो ये नहीं कि हमको 2 जोड़ी कपड़े पहनने हैं या 4 जोड़ी, इसकी बात नहीं हो रही है। आप पहन क्यों रहे हो, उसका प्रयोजन क्या है, उससे प्रकृति की व्यवस्था को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। मानव परंपरा में सभी को भोजन वस्त्र आवास उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, सभी को समाज गति के लिए दूर गमन दूर श्रवण दूर संचार उपलब्ध है कि नहीं, इस अर्थ में आवश्यकताओं का निर्धारण है। तो ये आवश्यकता ही इच्छा है, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक मानव जिएगा तभी जो है न्याय मानव में सुख शांति संतोष आनंद का प्रमाण आएगा। और ऐसे नहीं होता है कि मैंने जी लिया और बाकी सब अन्याय और अत्याचार में जी रहे तो आप सुखी रहोगे, क्योंकि आप वैचारिक रूप से तृप्त रहोगे लेकिन आपको कार्य व्यवहार में कठिनाई जाएगी, है ना। और आप ये जो दंगे होंगे तो हमारे मुंह पे नहीं लिखा है हम जागृत है, कोई भी आके हमें मार जाएगा, है ना। तो जो यदि परंपरा में मानव चेतना या मानव परंपरा सूत्रित नहीं हुई, ये समाधान समृद्धि सूत्रित नहीं हुआ, तो न्याय प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है ना। इसमें लिखा है इच्छा शक्ति में, इच्छा शक्ति से, इच्छा शक्ति के लिए परिमार्जन प्रकटन क्रिया। शिक्षा के मानवीयकरण को थोड़ा सा और समझा दें। शिक्षा के मानवीकरण की बात है, जैसे हम अभी विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान पूर्वक जो है विज्ञान का प्रयोजन और दिशा स्पष्ट होनी, है ना। ये विज्ञान जब हम पढ़ाएंगे और पूरी प्रकृति जो है जड़ और चैतन्य प्रकृति के अध्ययन के साथ विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति की स्पष्टता का अध्ययन कराना जो परंपरा के अर्थ में हो, वो है शिक्षा का मानवीकरण, है ना। दूसरा, मानव संबंधों में संतुलन और प्रकृति संबंधों में संतुलन नियम पूर्वक जीने की मानसिकताएं तैयार करना, ये शिक्षा का काम, चाहे लोक शिक्षा हो चाहे शिक्षा की ये जो स्कूली शिक्षा हो। शिक्षा जो है बच्चे को माता पिता से, परिवार से, पड़ोस से, है ना, और इस संस्थाओं से मिलती है। इन सभी जगह यदि ये सूत्रित नहीं है तो एक जगह का काम जो है वो दूसरी जगह के काम को नष्ट कर देगा। शिक्षा का मानवीकरण का मतलब ही है कि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक मानवीकरण कैसे सूत्रित होगा, है ना। तो परिवार में आचरण के रूप में, समाज में समृद्धि एवं प्रोत्साहन के रूप में, राष्ट्र में जो है न्यायपूर्ण नीतियों के निर्धारण के रूप में, या जो है उस प्रकार की स्वीकृति के अंतरराष्ट्रीय तरीके की व्यवस्था के रूप में, तब जाकर के कहीं ये सूत्रित होता है। ये पूरा जो अंतरराष्ट्र तक भागीदारी है मानव की, उसको स्पष्ट करना बराबर शिक्षा का मानवीकरण है ना। मानव चेतना में जीने के लिए, मानव मतलब प्रमाणित करने के लिए भागीदारी करे, ऐसी तत्परता को तैयार करना और ऐसी भागीदारी के योग्यता को तैयार करना, यह है शिक्षा का मानवीकरण, है ना। तो स्वायत्त मानव और परिवार मानव, इन दोनों को तैयार करना, ये शिक्षा का मानवीकरण। नियमों में जीने से क्या आशय है? नियम में तो मानव के जीने के नियम, जिसको विवेक बोलते हैं, विवेक की पहचान तो आज तक मानव परंपरा में हुई नहीं। मध्य दशा से अस्तित्ववाद के माध्यम से विवेक की स्पष्टता है कि जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम।
जीवन के अमरत्व का मतलब है कि जीवन हमेशा से है, शरीर के साथ है या शरीर के बाद है, लेकिन है। जागृति पूर्वक वो शरीर के बाद भी भागीदारी करता है ना, प्रेरणा देने के रूप में। तो ये परंपरा में सूत्रित होता है क्या, जीवन का वैभव। तो ये समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व परंपरा में सूत्रित हो जाना। तो जो जीवन का वैभव है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, यदि परंपरा में सूत्रित हो गया, इसी को कहते हैं जीवन ज्ञान, जीवन के अमरत्व को पहचानना। क्योंकि वो बना ही रहता है ना, परंपरा में बना रहेगा, मतलब जीवन की नित्यता प्रमाणित हो जाएगी। दूसरी बात कि नहीं नहीं नहीं, जो बात हो रही है ना, हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि जीवन का अमरत्व और शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम। तो जब हम भौतिक रासायनिक रचनाओं को रचना विरचना के रूप में देखते हैं, प्राण अवस्था की रचनाओं को, तब हम इस बात को पहचान पाते हैं कि शरीर जो है वो केवल माध्यम है। तो शरीर मूलक विधि से जीने का कोई कार्यक्रम का मतलब ही नहीं है ना। तो कार्यक्रम क्या है, मानव में सदुपयोग सुरक्षा ही कार्यक्रम है। तो तन का सदुपयोग क्या है, जागृति को प्रमाणित करना। मन का सदुपयोग क्या है, लक्ष्य मूलक आस्वादन को प्रमाणित करना, है ना। धन का सदुपयोग समाज गति में समृद्धि को सूत्रित करना, यही है। तो विवेक की स्पष्टता बराबर जीवन ज्ञान की स्पष्टता, यही शिक्षा का मानवीकरण, जो अभी तक नहीं हुआ है ना। तो जीवन जो है गठन पूर्ण परमाणु है, तो उसको विकास क्रम विकास में क्रिया के प्रयोजन, जिसको भी हम लोग ने तात्विकता में पढ़ा कि भौतिक रासायनिक, भौतिक क्रिया के बाद रासायनिक क्रिया, रसायन क्रिया में ही रस उपरसों के साथ जो है परमाणु में जो विकास होता है, उससे गठन पूर्णता, गठन पूर्णता के अनंतर जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता, है ना। और ये पूर्णता परंपरा में सूत्रित करना और इस पूर्णता के नियम की पहचान होना, जो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम के रूप में। अब यह संग्रह तो हमारी परंपरा में बात हुई, पर संग्रह क्या है ये नहीं, ये समझ में नहीं। यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप समृद्धि से जियो, समृद्धि बराबर असंग्रह, मतलब आप अपनी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करिए, अच्छे से करिए, उससे अधिक रखिए, लेकिन जो उससे अधिक है वो समाजगत में नियोजित करिए, क्योंकि संपत्ति समाज की है, आपकी नहीं है। इस धरती को बनाने में, एक रेत एक बीज बनाने में मानव का कोई श्रम नहीं हुआ। अभी भी आप धरती पे बो देते हो, उतना ही श्रम है आपका, बाकी श्रम धरती करती है। तो जो फल है उसके मूल्य को आप तो नहीं, लेकिन वो फल को तोड़ के लाने में या उसको संरक्षित करने में जो आप भूमिका निभा। अब पशुओं से संरक्षित करना है, आप पेड़ पौधे लगाओ ना, इतने लगाओ कि पशु पक्षी भी खाएं, आप भी खाओ ना, ऐसा क्यों नहीं सोचना है। तो हमें थोड़ा सा उगाना है, उसका व्यापार करना है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर ये सब जान। तो हर घटना, ह्रास भी नियम से, विकास भी नियम से, इसको पहचानना। तभी बच्चे को संग्रह, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम नहीं, बच्चों को ये समझाना है कि हर नियम, हर मनुष्य का सोना उठना बैठना पलक झपकना बोलना चलना, हर घटना नियम से है। और जब हम उस तरीके के नियम में जिएंगे तो बच्चा सीखेगा। तो नियम पूर्वक जीना यही है ना। तो मानव के जीने के नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, इससे ही मानवीयता की स्थापना होती है, इससे कम में मानवीयता की स्थापना होगी। ऐसी स्वीकृतियों को तैयार करना ये शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम है ना, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। परंपरा से क्या आशय है? परंपरा से आशय मतलब जो है 3 जनरेशन 4 जनरेशन में सूत्रित हो जाना, और जनरेशन टू जनरेशन सूत्रित हो जाना। तो जैसे पदार्थ अवस्था की परंपरा बनी हुई है, प्राण अवस्था की परंपरा, जीव अवस्था की, वैसे ज्ञान अवस्था की परंपरा बनेगी, तो समाधान समृद्धि स्रोत परिवारों में बना रहेगा, है ना। हर उनके माता पिता समाधान के स्रोत होंगे, समृद्धि के स्रोत होंगे। बच्चा जो है जब समाधान समृद्धि, यानी जब उसको अपनी आजीविका के लिए सब व्यवस्था मिलेगी, तभी तो वो समाज गति कर पाएगा और वो ठीक से भागीदारी कर पाएगा, नहीं तो कैसे करेगा। इसको हम लोग सोचना है। असंग्रह का मतलब दूसरों की समृद्धि, जब तक हम दूसरों की समृद्धि में सहायक नहीं हो रहे तब तक समृद्धि भी प्रमाणित नहीं हो रही है। और कह रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता बराबर स्नेह, है ना, या सौजन्यता बराबर स्नेह। अभ्यास दर्शन में सौजन्यता बोल रहे हैं, व्यवहार दर्शन में जो है वो स्नेह को, न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता बराबर स्नेह, न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता बराबर स्नेह, निष्ठा बराबर स्नेह, ऐसा बोल रहे हैं। तो समाधान समृद्धि संपन्न होना ये न्याय है परिवार में, क्योंकि परिवार में कमी रहेगी तो न्याय नहीं होगा, है ना।
तो समाधान के स्रोत के रूप में, समृद्धि के स्रोत के रूप में परिवारों का होना, ये न्याय। अन्य परिवारों के समाधान समृद्धि के स्रोत के रूप में प्रस्तुत होना, ये जो है धर्म है ना। व्यवस्था के रूप में इसको सूत्रित कर देना, ये सत्य है। तो न्याय धर्म सत्य व्यवस्था के अस्तित्व पर, व्यवस्था के स्तर पर सूत्रित हो जाना, इसी को परंपरा बोलते। ठीक है ना। व्यवस्था तक सूत्रित होना, उस अर्थ में पीढ़ी तो पीढ़ी ये ट्रांसफर होना। तो जब माता पिता में वो चीज है तो बच्चों में जाएगी, बच्चों में जाएगी तो उनके बच्चों में जाएगी। तो न्याय धर्म सत्य इस प्रकार से सूत्र। धर्म किसको कह रहे हैं? सुख। मानव परम में समाधान समृद्धि सुलभ हुए बगैर जब तक सभी सुखी नहीं है, तब तक सुख का प्रमाण तो नहीं, बिल्कुल। समृद्धि तो का प्रमाण तो नहीं। सर्वतोमुखी समाधान अथवा ज्ञान की प्रतिष्ठा परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाना, हाँ, ये मध्यस्थ दर्शन का लक्ष्य भी है, उसके लिए कार्यक्रम भी है। यही शिक्षा संस्कार है। और ये मूलतः पहली बार पूरे आज तक की मानव परंपरा में ये एक ऐसा शोध है जहां पर पहली बार इस बात को व्यक्त किया गया है, समग्रता में व्यक्त किया जा समग्रता रहा है, में व्यवस्था के व्यक्त किया स्तर तक व्यक्त किया जा रहा है। सर्वे भवन्ति सुखिनः हम गाते तो रहते, होगा कैसे? वसुधा एक कुटुंब के रूप में प्रमाणित कैसे? ये इसका रोड मैप है, ये चित्त में ही होता है ना। तो इच्छा शक्ति में से के लिए, है ना, मतलब न्याय में, न्याय से न्याय के लिए परिमार्जन प्रकटन किया। ये परिमार्जन क्या होना है? तो क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में। इसको अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन में लिखा है बहुत जगह कि संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही है नियम त्रय का पालन। इस विधि से सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाती। ऐसा लिखा है, मूल्यों का निर्वाह बराबर नियम त्रय में जीना, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी हमको मूल्य में जीना क्या होता है, मूल्य में जीना क्या होता है, ये पूछते रहना। लिखा है भाई वहां कि नियम त्रय के पालन पूर्वक ही संस्कार प्रत्यक्ष होते हैं और उसी से मूल्यों का, मतलब विश्वास ही तो प्रमाणित होता है। नियम पूर्वक जीने की स्वीकृति नहीं हुई तो विश्वास कहाँ से प्रमाणित होगा, किस विधि से होगा? उसी को कह रहे हैं परिमार्जन, है ना। तो संग्रह से असंग्रह में, द्वेष से स्नेह में, है ना, अविद्या से विद्या में, है ना, भय से अभयता में, है ना, और अभिमान से सरलता में, ये परिमार्जन हो गए। यही परिमार्जन प्रकटन क्रिया है। साक्षात्कार पूर्वक प्रयोजनों के अर्थ में प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना ना। तो प्रयोजन जो है, प्रक्रियाएं क्या है? तो एक प्रक्रिया है पारंगत होने की प्रक्रिया। तो श्रवण पहला है, जो ये हम लोग पठन अठन करते हैं, ये श्रवण है। हमको स्मृति में तो रहे, नहीं तो मनन क्या करेंगे? जैसे सब जगह से जोड़ करके, है ना। और बाबा जी ने जैसे अभ्यास दर्शन में लिखा सहकारिता सहयोगिता सहभाग, मतलब सौजन्यता ही स्नेह, ऐसा लिख दिया। अब सौजन्यता ढूंढो क्या है? विश्वास का शिष्ट मूल्य। सौजन्य का मतलब सहकारिता सहयोगिता सहभागिता। उसकी परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में कारिताएं। पूर्णता क्या है? तो क्रिया पूर्णता, मतलब सहस्तित्व प्रमाण, है ना। तो ये कैसे होगा? आचरण पूर्णता पूर्वक, इस अर्थ में। तो फिर क्या निकला? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी ही सहकारिता है, सहयोगिता है, सहभागिता है। ऐसे है ना। ये इसी को, स्नेह को बाबा जी कह रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता है। तो जब तक समाधान समृद्धि प्रमाणित नहीं है, अहर्ता कब आती है? व्यवहार निर्वाह की। जब आप समाधान समृद्धि संपन्न होते हो तब संबंध निर्वाह, जिसको बाबा जी ने व्यवहार दर्शन में लिखा है कि जागृति भोग और निर्वाह के अर्थ से संबंध है ना। इन तीनों, भोग के अर्थ में भ्रमित बौद्धिक स्थिति में जागृति के लिए, और जो परंपरा के अर्थ में निर्वाह पूर्वक, इस प्रकार से है। हम व्यवहार निर्वाह के लिए उत्पादन कर रहे हैं, हम उत्पादन के लिए संबंधों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसको समझना, ये परिमार्जन प्रकटन करे। यही साक्षात्कार, मतलब धीरे धीरे अर्थ बोध होता जाता है ना। अभी जैसे आत्मबोध नहीं हुआ है तो अभी पूर्ण अर्थबोध नहीं हुआ है, लेकिन साक्षात्कार क्रमिक तो होता रहता है, प्रयोजन तो स्पष्ट होता रहता है। तो भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रियाओं को, प्रयोजनों को पहचानना। फिर यह कह रहे हैं प्रक्रियाओं को, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन समझने की प्रक्रिया। समझने के बाद फिर जो है वो प्रमाणित होने की प्रक्रिया। तो परिवार मूलक समाज व्यवस्था में भागीदारी, जिसको सघन व्यवस्था क्रम कह रहे हैं, है ना। व्यवस्था परिवार मूलक समाज व्यवस्था ही बात हो रही है, फिर ना। तो पारंगत होने की प्रक्रिया, फिर प्रबुद्धता पूर्वक की गई क्रिया, मतलब प्रबुद्धता पूर्वक प्रबुद्ध लोगों को तैयार करना,
फिर प्रमाणित होने की प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार से प्रयोजनों के अर्थ में, मतलब प्रयोजन क्या है, सहअस्तित्व प्रमाण या अखंड समय सार्वभौम व्यवस्था, उस प्रमाण के अर्थ में इन सभी चीजों को समझना, ये बात यहाँ पर चिंतन में हो रही। चिंतन जो है अनुभव के बाद की स्थिति है, सहजता जो है वो अनुभव के बाद की स्थिति है ना। मतलब सहजता का मतलब है पूर्ण निर्भरता में ही सहजता है ना। हाँ, तो सहजता जो है वो अनुभव से पहले होती नहीं है, मतलब निरंतरता नहीं है, तब तक तो सहजता नहीं हुई ना। तो ये जो बाबा जी ने चिंतन किया है हम उसके अर्थ में पढ़ रहे हैं। ये उपयोगिता सदुपयोगिता की अभी मैंने आप लोगों से बातचीत की कि प्रयोजनशीलता को चिन्हित रूप देना। तो जो उपयोग सदुपयोग वो भी किसी प्रयोजन से होना, जिसकी अपन अभी बात कर ही रहे हैं सवेरे से। तो ऐसे ही नहीं है कि कुछ, तो परिवार में उपयोग होता है, समाज गति में सदुपयोग होता है, और ये उपयोग सदुपयोग जो है किसी प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, खंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाण, क्योंकि सहस्तित्व तो वही प्रमाणित होना, इससे कम में प्रमाणित होना नहीं है। फिर कह रहे हैं रूप गुण गणना काल विस्तार और श्रम गति परिणाम का अध्ययन है ना। तो ये जो रूप है तो जीवन रूप मानव रूप है ना, हम अभी आकार आयतन घनता को ही रूप मानते हैं, पर जीवन रूप और मानव रूप में भी हम अपने रूप को पहचानते हैं। तो सच्चरित्रता नहीं है तो शरीर का सौंदर्य का कोई मतलब नहीं। तो मानव रूप ही सौंदर्य है, मानव का ज्ञान रूप ही सौंदर्य है ना। इस प्रकार से केवल जब हम केवल शरीर मूलक विधि से जीते हैं तो रूप बल धन बल के आधार पर जीते हैं, जब हम मानव रूप में जीते तो बुद्धि बल के आधार पर जीते हैं। ये अंतर हमको समझना। गुण क्या है, तो सम विषम मध्यस्थ गुणों को हम पहचानना। तो मानव जो है वो मध्यस्थ गुण मतलब अनुभव पूर्वक जो है, मध्यस्थ गुण का मतलब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को पहचानना, जिसको संचेतना बोलते हैं है ना। तो कल्पना जो समाधान और समृद्धि के तृप्ति बिंदु को पहचाना, जिससे मानव जो है परंपरा में ये तृप्तियां प्रमाणित हो, उसको पहचानना बराबर गुणों को पहचानना। तो है ना, मध्यस्थ गुण मतलब न्याय धर्म सत्य या बौद्धिक समाधान के साथ प्रस्तुत होना, इसको कह रहे हैं गुण है ना। तो मानव जो है मध्यस्थ गुण में ही स्वभाव गति को प्रमाणित करता है। बाकी जो मानवीतर प्रकृति है या जिसको भौतिक रासायनिक रचना बोलते हैं, वो सम विषम मध्यस्थ तीनों में स्वभाव गति को प्रमाणित करती है। फिर काल, क्योंकि यहाँ पर ना जीवन का तो ह्रास होना नहीं है ना, शरीर कर विरचित हो तो वो तो भौतिक रासायनिक रचना है, इसलिए ये मध्यस्थ गुण में ही प्रमाणित होता है ना, इससे कम में। क्योंकि यहाँ जहाँ विरचना है वहाँ विषम गुण है, तो सम और विषम के प्रभाव से मुक्त स्थिति बराबर मध्यस्थ स्थिति। ठीक है। फिर गणना, तो गणना कहाँ पे होती है, जहाँ संख्या है वहां पर गणना है। जैसे बाबा जी ने ना 10, एक परिवार में 10 सदस्य, फिर 10 परिवारों का, ये भी गणना है। इसके आधार पर जो है ये एक अनुमान लगता है कि कितना जो है मानव जाति में आवश्यकता है उत्पादन की। तो ये सब के लिए गणना जो है ना मानव ने अपनी सुविधा के लिए कर रखा है। वैसे तो एक है, 2 बराबर भी 2 एक है, 10 बराबर भी 10 एक है, कुल मिला के है तो एक। लेकिन मानव ने गणनाओं का जो आकलन किया है वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में गणनाओं को पहचानना है ना। अभी जो है जब मात्रात्मक रूप से हम देखते हैं तो कितना चाहिए, क्या चाहिए, 10 घर 20 घर, कितना चाहिए भाई, कितना, क्यों और कैसे, और उनसे क्या पाना है, ये जब स्पष्ट हो जाता है तो ये गणना पूर्वक ही तभी समृद्धि को मानव पहचान पाता है ना, नहीं तो पहचान नहीं पाता। फिर काल है, तो काल निरंतर है। रचनाओं के संदर्भ में देखते हैं हम तो हमको जो है भूत वर्तमान और भविष्य दिखता है। ये किसी इकाई के संदर्भ में देखते हैं तो दिखता है क्रिया की निरंतरता के रूप में जो है काल नित्य वर्तमान। परंपरा में सूत्रित हो जाने से नित्य वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व तो नित्य प्रमाणित रहेंगे, तो नित्य होगा कि नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से हम काल को, विस्तार क्या है, तो क्रिया जितना स्थान घेरती है वो उसका विस्तार है ना। तो मानव का विस्तार परिवार तक, परिवार का विस्तार समाज तक, समाज का विस्तार राष्ट्र तक, राष्ट्र का अंतरराष्ट्र तक है।
इस प्रकार से मानो, क्योंकि भौतिक रासायनिक जगत की तो सीमा होती, समझने में हम पूरा समझ सकते हैं, प्रमाणित करने में विस्तार को पहचानना होता है। तो ये भटकाव बंद हो जाता है विस्तार को पहचान, क्योंकि हम परिवार में जो करेंगे, परिवार फिर समाज में भागीदारी, तो क्योंकि जन बल के बगैर धन बल प्रमाणित ही नहीं होता है ना। तो आप अकेले में कुछ कर नहीं सकते हो, इस अर्थ में भी आपको जो है पहचानना पड़ता है। तो जन बल धन बल ये किसके लिए? यश बल के लिए। यश बल क्या है? न्याय धर्म सत्य की प्रतिष्ठा ही यश बल है। तो मानव का यश ज्ञान पूर्वक प्रमाणित होने में ही है, इस सेकंड में मानव का यश प्रमाणित नहीं होता। इसके आधार पर जो श्रम गति का सिद्धांत है, श्रम सारा क्रिया का प्रयोजन विश्राम, श्रम जो है मानव में ही है, क्योंकि वो समाधानित नहीं है, वो जो संतुलित नहीं है। ज्ञान का प्रकाशन, उससे ज्ञान प्रमाणित होने से पहले तक श्रम, उसके बाद स्वभाव गति में, स्वभाव गति में श्रम नहीं है ना। गति का गंतव्य क्या है? तो आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता श्रम का विश्राम है, आचरण पूर्णता गंतव्य, गठन पूर्णता जो है, गठन पूर्णता पूर्वक विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति स्पष्ट होता है। इस प्रकार से जो है हम जीवन के चित्त के क्रियाकलापों को पहचानते हैं। जैसे गुण को कहा है कि गति के रूप में, अभिव्यक्ति, प्रकाशन व संप्रेषणा के रूप में। तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव, इस प्रकार से जो है मानवीय गुणों का प्रकाशन होता है। मानव में समाधान, समृद्धि, संपन्नता, देव मानव में सुलभता, है ना, और दिव्य मानव में व्यवस्था प्रमाण होता है ना। जिसको कहते हैं कि दया, कृपा, धीरता, वीरता, उदारता मानव में, दया मानवता को, कृपा और करुणा जो है वो देव मानव में, है ना, और सिर्फ करुणा दिव्य मानव में। ठीक है, इस प्रकार से ये परंपरा में सूत्रित हो जाता है। ये गुणों का गतिपूर्वक नियोजन है ना। परस्परता में जो प्रभाव है उसको भी गुण बोलते हैं, जो मैंने भी बताया कि भौतिक रासायनिक क्रिया सम विषम मध्यस्थ उसमें रहती है। स्वभाव गति मतलब अपेक्षित गति, जैसे क्रोध, आवेश, ये मानव का स्वभाव नहीं है। जहाँ जहाँ आवेश है वहाँ वहाँ जो है निष्कासन है, अंतर नियोजन नहीं है, बहिर्गमन है शक्तियों का। जैसे आवेशित परमाणु में ही विकिरणीयता जो है वो ताप भी है और विकिरणीयता भी, क्योंकि ताप बढ़ता है तो वो उसमें समाने की क्षमता तो उतनी है ना, उससे अधिक हो गया तो वो फिर प्रसारण होता है, वो आवेश है। इस प्रकार से जोड़ना घटाना। हाँ, काल क्रिया विस्तार जो है वो रचना की अवधि के साथ। ठीक है, ठीक है, रचना की अवधि मतलब जैसे ये शरीर रहेगा, लेकिन जब जीवन को समझते हैं तो जीवन नित्य है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये पूरा जब हमको चित्रण हो जाता है, चित्त में प्रयोजन मतलब प्रयोजन की स्पष्टता मतलब चिंतन क्रिया, प्रयोजन के आधार पर जो है ये सारी उपयोगिता सदुपयोगिता पहचानने से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था चित्रित होती है। उसके साथ ही जो है ये रूप, मानव रूप, जीवन रूप, ये सब स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम जितनी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं चित्त के स्तर पर, वो प्रयोजन की स्पष्टता ही है। प्रयोजन की स्पष्टता के साथ जो है प्रक्रियाओं की स्पष्टता है। प्रक्रिया जैसे प्रमाणित होने की प्रक्रिया है, तो 10 परिवार, फिर एक गांव, फिर 10, ये है, ये क्रम है ना। इस प्रकार से समाधान समृद्धि पूर्वक ही ये प्रमाणित होगा, उससे कम में प्रमाणित नहीं होगा। ये भी समझना है ना, नियम विधि को समझना, नियम विधि पूर्वक ही प्रक्रियाएं प्रमाणित होंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमाणित होने के साथ, तो ये जब उपयोगिता सदुपयोगिता जो है प्रयोजनशीलता के अर्थ में जब हम पहचानते हैं, तब चिंतन के साथ जो चित्रण क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ वैचारिक स्पष्टता, उस क्रिया के साथ आस्वादनों की स्पष्टता होती है। क्योंकि मन जो है वो वृत्ति के अनुगामी, वृत्ति जो है चित्त के अनुगामी है, और चित्त में जो ये क्रियाकलाप हो रहा है ये विवेक और विज्ञान की स्पष्टता के साथ हो रहा है ना। तो ये दृष्टा पद का ही प्रकाशन चित्त में इस प्रकार से है, उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो प्रयोजनों की स्पष्टता हो जाना ही चिंतन और चिंतन की स्पष्टता है। तो भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रिया के प्रयोजन की स्पष्टता बराबर जो है चित्त की क्रियाओं की स्पष्टता। लेकिन ये स्पष्ट रहे कि ये क्रियाएं जो है आचरण, मानव के आचरण में प्रमाणित होंगी। जीवन में समझ होती है, समझ का प्रमाण मानव परंपरा में है, परिवार में। इस प्रकार से ये चित्त की जो है क्रियाओं का अध्ययन स्पष्ट हुआ।